से न्यूट्रिशन को ग्रहण करना पसंद करें। बहुत सही। भोजन को सिर्फ पचाना ही डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। भोजन को स्मॉल पार्टिकल्स को लार्ज पार्टिकल्स को कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में। जब हमने आपको पढ़ाया था तभी हमने बताया था कि भोजन जो होते हैं, क्या प्रिया यार कितना हंस रही हो प्रिया, बाहर जाओ, पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो। सिर्फ भोजन को पचाना हमारा डाइजेशन नहीं कहलाता है। भोजन में प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, एंजाइम होते हैं, वसा होते हैं, उसको क्या हुआ ठीक है ये तो मैं नहीं सीरियस हो पाती, ये तो रहने देती हूँ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बैठिए। अभी आप लोगों ने क्या कहा कि भोजन को पचाने की प्रक्रिया पाचन कर जाती है, ये 100% बात सही है। लेकिन डिफिनीशन के अकॉर्डिंग या फिर बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपका 50% डिफिनीशन सही होगा। एक्चुअली में जो करेक्ट डिफिनीशन है वो ये कहता है कि भोजन को पचाने की प्रक्रिया पाचन तो कर जाती है, लेकिन भोजन में प्रेजेंस जो मिनरल है, विटामिन से, वसा है, प्रोटीन से, उसको एब्जॉर्प्शन करवाने की भी प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी डाइजेशन में ही इंक्लूड होती है। इतना ही नहीं, जो बेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको आपके बॉडी से रिमूव आउट करवाने की प्रोसेस भी डाइजेशन करता है। बता दी कि नहीं? तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन हिंदी में लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, इंग्लिश में लिखना होगा, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकती हैं, लेकिन डिफिनीशन आपका क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं इसमें से क्या पूछा है, राइट डिफिनीशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफिनीशन देना है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम होते क्या है, ठीक है, और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने भाग में बांटा गया है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। बात समझ में आई? तो क्लासिफिकेशन हमने बता दिया था, एक आपका होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक आपका होता है एक्सेसरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में आपके माउथ आते हैं, इसोफेगस आते हैं, स्टमक आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, इतने ऑर्गन आते हैं, पता था? मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं ये हमारे होल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? होल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री कैनाल में हमारा भोजन मूव करता है, तो भोजन जिस ऑर्गन में जाता है वो सारे के सारे ऑर्गन हमारे किसमें आएंगे? एलिमेंट्री कैनाल में आएंगे। अब ऑर्गन हार्ट में तो जाता नहीं है भोजन माउथ में जाएगा, माउथ में 4 दांतें रहेंगी, ठीक है। बात समझ में? दांत कितने टाइप होते हैं? 4। कौन कौन से? एक आपका होता है कृंतक, अदरक, रत्नक, चौरक ना। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, एक बोलते हैं ना। जो इंसिजर होते हैं उसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 4। टोटल संख्या कितनी होती है इंसिजर की? कैनाइन की 4। इंसिजर का काम क्या रहता है? देखो एलिमेंट्री कैनाल में हम बेवकूफ हैं यार जो तुम मुझसे पूछते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे ऑर्गन को इंक्लूड किया गया है जिस ऑर्गन से आपका भोजन मूव करता है। मतलब आपका भोजन माउथ से होते हुए जिस ऑर्गन में जाता है वो सारे ऑर्गन कहाँ पे आ जाएंगे? एलिमेंट्री कैनाल। और एक्सेसरी जो ग्लैंड होती है या फिर जो एक्सेसरी ऑर्गन है, 2 भाग में बांटा गया है। एक आपका फर्स्ट कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा कौन सा है? एक्सेसरी ऑर्गन। एक्सेसरी ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो साइड से हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? साइड से हेल्प करते हैं भोजन को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करवाने के लिए। उन लोग का सिर्फ इतना रोल रहता है, वो एंजाइम को, हार्मोन्स को, इंसुलिन को छोड़ने का काम करता है। बात समझ में आई? तो इसमें भोजन हमारा नहीं जाता है, ये साइड में सिर्फ साइड से क्या करते हैं? मदद करने का काम करते हैं। एक डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ये बताना होगा।
यार जो चल रहा है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो आप क्या करेंगे, मैं पढ़ा रही है तो अभी प्रेजेंस में जो चल रहा है, अब अभी ये वाली टॉपिक हम पढ़ा दिए थे और दोबारा अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, मैम आपने ये टॉपिक पढ़ा दी थी दया मैम डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ाएंगी गी फ्यूचर आने वाला है। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? यही होता है ना। तो किसका ही इज यंग और आर का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, और किसमें कौन सा है प्रेजेंट पास्ट, पास्ट में कौन सा यूज होता है वाज, और फ्यूचर में हैज और हैव का यूज होता है ना, बीन लग जाता है। थोड़ा बहुत आता है कि नहीं आता है? चलो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम एक टाइप का ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक टाइप का क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। इसको क्यों ग्रुप ऑफ ऑर्गन बोला गया है? क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपका स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फेरिंग्स आएगा, लैरिंग्स आएगा, माउथ आएगा, टीथ आएगा, ठीक है। लीवर, पेनक्रियाज और आपकी जो सिनेप्टिक ग्लैंड होती है वो सब भी आपके किसमें आएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में। मतलब इतने सारे ऑर्गन को मिलाकर सिर्फ एक नाम दे दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए द डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक टाइप का ढेर सारे ऑर्गन का ग्रुप है। क्या है? ढेर सारे ऑर्गन का ग्रुप है, ठीक है। दैट टुगेदर टू डाइजेस्ट इज जस्ट फूड, ब्रेक इनटू डाउन इनटू द सिंगल सब्सटेंस। मतलब एक जो आप फूड को इंजेस्ट करते हैं, जो आप फूड को खाते हैं, उस फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। क्या करता है? ब्रेक डाउन करने का काम करता है। इसके अलावा उस फूड को सिंगल बनाने का, एकदम सिंपल बनाने का काम करता है। मतलब उसको पीस के कूट के हर तरीके से क्या करता है? सिंपल बनाने का काम करता है। मतलब ये जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग जटिल पदार्थ बोलते हैं, उसको तरल पदार्थ में या फिर सिंपल पदार्थ में बनाने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस एंड इलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे भोजन को सिंपल मतलब जटिल से सरल बनाने का काम करता है। और हमारे लार्ज पार्टिकल, जो भोजन आप खाते हैं वो लार्ज पार्टिकल में होते हैं, उसको सिंपल एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा वो उसमें प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, उसमें भोजन में प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, फलाना ठिकाना, जितने भी न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं, सबको क्या करता है? आपके बॉडी में या फिर आपके सेल्स के पास एब्जॉर्ब करवाने का भी काम क्या करवाता है? एब्जॉर्ब करवाता है। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको आपके बॉडी से रिमूव आउट करवाने में भी मदद करता है। यहाँ पे इलिमिनेशन लिखा है। इलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल। क्या होता है? रिमूवल। इतनी बात समझ में आई? डाइजेस्टिव सिस्टम एक टाइप का ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है जो हमारे भोजन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा भोजन में प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन करवाता है और बेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। बात समझ में आया? समझ में आया सबको? अब देखो क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। इसमें और एक बात याद रखिएगा, जो फूड होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन माउथ से शुरू हो जाता है। जो आप कंपोनेंट्स खाते हैं उसमें दो चीज होते हैं, एक आपके होते हैं सॉलिड कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट? सॉलिड कंपोनेंट। इस सॉलिड कंपोनेंट्स का क्या होता है? ब्रेक डाउन मतलब डाइजेशन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों प्रोसेस आपकी बॉडी में होती है। मतलब एक फूड के साथ डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, जो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, वसा हो गया, लिपिड हो गया, इस सब का क्या होता है?
होता है। बाकी वाटर हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल हो गए, इस सब का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन दो प्रोसेस में होती है, एक होती है मैकेनिकल प्रोसेस, एक होती है केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में वो आते हैं जब हमारे भोजन को कूटना, पीसना, चीरना, फाड़ने का यूज होता है ना। मैकेनिकल मतलब कि आपका भोजन कर रहा है, और केमिकल जो पूरी तरह से भोजन को डाइजेस्ट करवाने में मदद करता है, या फिर पूरी तरह से भोजन को एब्जॉर्प्शन करवाने में मदद करता है, या फिर बोले भोजन में जितने भी टाइप के न्यूट्रिशंस है उसको भोजन से निकाल कर फिर आपके ब्लड में पहुंचाने में मदद करता है, जो आपकी क्या होती है? केमिकल प्रोसेस होती है। वो केमिकल के थ्रू भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। केमिकल जैसे सलाइवरी ग्लैंड अपने अंदर से सलाइवा का सिक्रीशन करती है, जो ये लाल होती है। इसका दो काम होता है। सलाइवरी ग्लैंड माउथ में होती है, इसका दो काम होता है। ये क्या करती है? ये भोजन में प्रेजेंस जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको खत्म करने का काम करती है। इसके अलावा इसी सलाइवरी ग्लैंड में एमाइलेज नाम का प्रोटीन होता है, जो आपके भोजन में प्रेजेंस स्टार्च का डाइजेशन करता है। बात समझ में आई? तो भोजन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? माउथ से ही शुरू हो जाता है, और पूरी तरह से खत्म कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसमें होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी टाइप का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। वो भी सबका नहीं होता है, कुछ कंपोनेंट्स का, जैसे वाटर हो गए, मिनरल हो गए। ठीक है, बात समझ में आई? क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने कितने भाग में बांटा गया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली दो भाग में बांटा गया है। एक आपका होता है एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है एक्सेसरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल्स में ऐसे ऑर्गन आते हैं जिस ऑर्गन से हमारा भोजन क्या करता है? मूव ऑन करता है। बोलना बेकार है ना प्रिया? हंस नहीं हो, फेस एक्सप्रेशन बता देता है। ये जो बनता है ना फेस पे, वो तुरंत बता देता है उदास वाला फेस है कि खुशी वाला फेस है कि स्माइल वाला है। बात समझ में आ रहा है? इतना तो आता है यार। जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, इसमें ऐसे ऑर्गन आते हैं जहां से आपका भोजन मूव ऑन होता है, मतलब चलता रहता है। जैसे भोजन माउथ में गया, माउथ एक होल कैविटी है, तो यहाँ पे कौन भोजन क्या हुआ जी? ठीक है, भोजन माउथ में गया, ये आपका क्या है? होल कैविटी। इधर देखो यार, क्या है? एक बार देखिए, आप भी हंसेंगे। एक बार देखिए, हंसिएगा मत। किसका फोन है यार? सर कहाँ है? शोर मत करो यार, हमारा रहा कभी क्लोज हो जाता है। शोर मत करो। देखो, जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे ऑर्गन आते हैं जहां से हमारा भोजन मूव ऑन करता है। ये ऊपर का हो गया ना बेटा? हाँ, एक क्वेश्चन अभी आपका बच्चा है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर कोई आता है, डाइजेशन का फिगर कोई बना देता है, डायग्राम। जैसे ये हमारा क्या हो गया? माउथ हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बटन बना दीजिएगा। ये आपका क्या हो गया? ईसोफेगस। ईसोफेगस से यहीं से आपका जे शेप का क्या होता है? स्टमक होता है। जे शेप का क्या होता है? स्टमक। फिर यहीं से आपकी स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या स्टार्ट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ से अटैच होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या अटैच होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। और इसी लार्ज इंटेस्टाइन के एक ऐसे करके ऑर्गन करते हैं जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? यही है डाइजेशन। ये आपका क्या है? माउथ। ठीक है, ये आपका क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस, ये आपका क्या है? स्टमक। ठीक है, ये आपका बीच वाला जो है ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ऊपर वाला क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन।
और इसके ऊपर क्या, यहाँ पे आपकी पेनक्रियाज रहती है और इसी यहीं पे आपकी क्या रहती है, लीवर रहती है। बात समझ में? तो इतना हमें मत बताइए, बनाइए, सिर्फ आप इतना जानिए कि आपका भोजन कहाँ कहाँ, देखो भोजन माउथ से आया इसोफेगस में भी जाएगा, भोजन आपके स्टमक में भी जाएगा, भोजन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाएगा, भोजन आपके लार्ज इंटेस्टाइन में भी जाएगा। इसके अलावा भोजन आपके रेक्टम और एनस के थ्रू भी, रेक्टम में स्टोर रहते हैं, एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव आउट होते हैं। तो भोजन यहाँ तक भी जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट, भोजन नहीं वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से भोजन आपका मूव ऑन कर रहा है वो सारे के सारे ऑर्गन किसमें आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में। सबसे पहले क्या आता है, आपका माउथ आता है, ठीक है, फिर आपका फेरिंक्स आता है, फिर आपका इसोफेगस है, और आपका क्या है, स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, और आपका कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। इट इज ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, ठीक है, एक टाइप की क्या होती है, ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल एक टाइप का लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे, एनस तक होता है, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक क्या होता है, खत्म होता है। वेयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स, और यही पे क्या होता है, एक भोजन का पूरी तरह से डाइजेशन होता है और भोजन का एब्जॉर्प्शन, भोजन में प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिशंस, वसा, वाटर वगैरह है, उन सबका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सबसे पहला क्या आता है, माउथ, जिसको हम लोग ओरल कैविटी के नाम, काजी अंकित, काजी, इस बच्चे हो क्या बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो, इधर देखो, माउथ जो होता है, माउथ को किस नाम से जानते हैं, ओरल कैविटी। इसमें क्या होता है, होल रहता है, होल क्यों है, माउथ में होल रहता है ताकि वहाँ पे एक जगह मिल सके, आपका भोजन कुछ देर तक वहाँ पे इकट्ठा हो सके, आपका जो टंग है वो भोजन को मूव ऑन कर सके, यानी भोजन को मूवमेंट प्रोवाइड करवा सके। इसके अलावा भोजन आपका मिक्स हो सके, इसमें सलाइवा में, बात समझ में आई। और इसी माउथ में प्रेजेंस होती है, इसी माउथ में प्रेजेंस होती है सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा का सिक्रेशन करती है। देखिए इसके अलावा माउथ में ही आपके प्रेजेंस होते हैं 4 दांत, 4 दांत होते हैं ना, 32 होते हैं क्या दांत, 28 होते हैं, कितने होते हैं, 40 के दांत होते हैं, 32 40, हाँ 32 के दांत, 32 टोटल 32 दांत आने में 32 साल होना भी पड़ता है, ये बात नहीं है, नहीं बात उससे भी ज्यादा, 35 के लगभग होते हैं, तब ताकि ये आता है 32 है, मेरा बगल नहीं चलता, उसमें आधा जगह फूट जाता है। बात समझ में आई, हो जाता है किसी किसी का, लेकिन पूरा टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं, और छोटे बच्चों में कितने होते हैं, 20 को 20 होते हैं, पीछे पढ़ते हैं तो उतार के बाद जाते हैं तब 28 20 और 20 के 30 होते हैं, वो टूट जाते हैं, मैंने मिड के 30 बच्चा होते निकला, हैं। उसकी उम्र पूरा 300 था। सही है, क्या बात कर रही है, तो इंसान है ही नहीं, चेक करो, ये मच्छर होगा, मच्छर होगा, मगरमच्छ होगा, अरे वो बच्चा ही था, बता दो, देखी हो, रियल में देखी हो, नहीं मोबाइल लिया, हम मोबाइल लिया शांत रहो, उनकी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, शांत रहो। हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखो जब माउस होते हैं, माउस में तीत होता है, तीत कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कृंतक, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृंतक की टोटल संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। कैनाइन की टोटल संख्या कितनी होती है, 4 होती है, एक यहाँ पे 2 ऊपर और 2 नीचे। प्रीमोलर की टोटल संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 2 2 4 2 6 2 8, तो इधर भी 2 है इधर। और आपका मोलर की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12, पूरा टोटल होते हैं। बात समझ में आई। जहाँ पे कृंतक का काम क्या रहता है, फाड़ने का काम करता है, काटने का काम करता है, और जो आपका कैनाइन होता है, कैनाइन फाड़ने का काम करता है, कोई भी चीज को फाड़ना। जैसे आपको रोटी अगर काटना है, जो हाँ मम्मी लपेट के देती है
खाते हो, हम भी खाए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप कोई भी चीज अगर काटना हो तो आगे वाले दांत का यूज करते हैं। और गन्ना आप लोग खाते हैं, गन्ना जब आप खाते हैं उसको जब फाड़ना पड़ता है ना, तो इस वाले दांत का यूज करता है, जिसमें थोड़ा सा नोखा टाइप का होता है, जिसको टिमटी दांत के नाम से जानते हैं। सीधी बात यहाँ पे ए सिमरन का जी सही से बैठो, पहले झुक के कहाँ बैठी हो। जिसको ब्यूटी दांत के नाम से करते हैं वो फाड़ने का काम करता है। एक दांत जानवरों में बहुत बड़ा होता है, जानवरों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कारण क्योंकि जो जानवर होते हैं वो मांस वगैरह खाते हैं, बताने की हम सब अच्छे से बताएं, ठीक है। और जो कृंतक जो आगे वाला जो दांत होता है वो चूहों में सबसे ज्यादा होते हैं, चूहा हो गया, गिलहरी हो गया, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वो हर एक चीज को उपट कर खाते हैं, ठीक है, बात समझ में। और मोलर भोजन को पीसने का काम, बात समझ में, भोजन को पीसने का काम करते हैं। और जो आपकी टंग्स होती है इसमें 4 टाइप की टेस्टिस होती हैं, जो टेस्ट को आपको एहसास दिलाती है, जो कहते हैं हाँ सब्जी अच्छी बनी। आपके जीभ पर पीछे ऐसे कलर का क्या लगा है, ऐसे आपकी टंग से यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे गोले कलर का कुछ लगा हुआ है, ऐसे है ना उभरा हुआ, सबके टंग पे होगा, वो क्या है, वो टेस्टिस है। क्या है, टेस्टिस है, जो भोजन में प्रेजेंट कैसा टेस्ट का है कैसा नहीं है, भोजन अम्ली है कि क्षारीय है कि बेसिक है, कैसा है, सारे टेस्ट को बताती है। भोजन मीठा है कि खट्टा है, जो आप टेस्ट लेते हैं जीभ में प्रेजेंट जो छोटे छोटे आकार के जो गोला नुमा दिखते हैं वो टेस्टिस होते हैं। और भोजन और जो आपकी टंग्स होती है वो भोजन को सलाइवा से मिक्स करने में मदद करती है, बात समझ में, ठीक है। ये हमारे फूड की क्या होती है, जो माउथ होता है ये फूड की एंट्री पॉइंट होती है, मतलब माउथ से ही फूड कहाँ पे जाता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है। कंटेन किया रहता है टीथ को और किसको, टंग्स को, टंग्स मतलब जीभ होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्टार्च भी होता है और सलाइवरी ग्लैंड को भी कंटेन किया रहता है, सलाइवरी ग्लैंड। इसके अलावा यहाँ पे सलाइवा होती है जो डाइजेशन में मदद करती है, मतलब ये जो सलाइवा होती है सलाइवा में ही प्रेजेंस होते हैं क्या, एक एमाइलेज नाम की प्रोटीन, एंजाइम है, प्रोटीन नहीं है एंजाइम। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने लगती है, स्टार्च का क्या करती है, पाचन करने का काम करती है। फिर इसके बाद क्या है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स का ज्यादा रोल नहीं होता है, ये माउथ को और इसोफेगस को आपस में जोड़ के रखने का काम करती है, बीच में प्रेजेंस होती है, माउथ और इसोफेगस को आपस में जोड़ के रखने का काम करती है। ये एक टाइप की पासेज होती है, पासेज कनेक्टिंग माउथ टू इसोफेगस, ठीक है, किसको कनेक्ट करके रखती है, माउथ और इसोफेगस को। इसके अलावा ये स्वेल करने में भी मदद करती है, मतलब जो आप भोजन को घोटते हैं उस भोजन को स्वेलिंग करने में भी मदद करती है। आता है आपका इसोफेगस, ये जो पाइप नुमा जो संरचना होती है यहीं पे आपकी होती है फेरिंग्स, और अब ये क्या है, ये इसोफेगस। ये जो फेरिंग्स होता है वो माउथ और इसोफेगस को आपस में जोड़ के रखता है। एक बीच वाला क्या है आपका, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका क्या है, इसोफेगस। मस्कुलर ट्यूब होता है, इसोफेगस क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है, मूव भोजन थ्रू स्टमक बाय द पेरिस्टल्टिस। भोजन इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन होता ही नहीं, पहली बात बता दें। जो ये आपको पाइप दिख रही है यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन आपका माउथ से स्टार्ट होता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अंशिका का जी क्या सो रही, जाओ पानी पी कर आओ, बहुत सो, इतना अगर हमको सोना पड़े तो हमको टेंशन हो जाती है, हम कभी नहीं सो पाते सोने से। अगर हमको बोल दो आप, आपको ऐसे सोने में लगता है ना कि जैसे हमारी टाइम वेस्ट हो रही है, सही है, 8 घंटे इनफ होता है, 8 घंटा सोते हैं, 8 इनफ होता है। दिन में हमको जबरदस्ती कहोगे सो जाओ ना, नहीं सोते हैं। अगर गलती से कभी सो भी गए ना तो पूरा दिन बर्बाद जाता है, और मेरे को टेंशन हो जाती है, काम नहीं होता है, मेरा काम नहीं होता है, सब टेंशन होती है। बात समझ में आई? ये जो इसोफेगस होता है ये सिर्फ भोजन को मूव ऑन करवाने में मदद करता है, मतलब भोजन को माउथ से लेकर या फिर फेरिंग से लेकर कहाँ पे स्टमक में पहुंचाने तक का मदद करता है। यहाँ पे
इसोफेगस से या फिर माउथ से होते हुए जो स्टमक में पहुंचता है वो डायरेक्टली नहीं पहुंचता। जैसे आप खाएं यहाँ से जाके गिरते हैं, स्टमक में पानी होता है, सबको पता है, उसमें पानी तो स्टोर रहता है। अगर जैसे एकदम वही कहानी होगी जब आप तालाब में एक इतने बड़े पत्थर को मारेंगे, आवाज करेगा कि नहीं? अगर आप माउथ में भोजन को देकर अगर यहाँ से आप घोटेंगे तो भोजन डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? आपके स्टमक में जाएगा। इसलिए यहाँ पे भोजन आपका डायरेक्टली पेट में ना गिरे उसके लिए भी यहाँ पे क्या होती है? इसोफेगस होती है। इसोफेगस में एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब ये जो पाइप होती है वहां से भोजन हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन, फिर यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन मतलब थोड़ा सा भोजन को दाबेगा, भोजन जैसे आगे पास होगा फिर वहां से रिलैक्स करेगा, फिर यहाँ तक भोजन आएगा, फिर वहां पे कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, भोजन यहाँ से पास होगा। ठीक है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस को फॉलो करके भोजन आपका कहाँ पे मूव करता है? स्टमक में। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया? फिर इसके बाद आपका क्या आता है? स्टमक जे शेप का ऑर्गन होता है। किस शेप का होता है? जे शेप का। ये तो मेरा बना नहीं है जे शेप का, लेकिन जे शेप का ऑर्गन होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंस होती है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहीं से सिक्रेट होती है क्या? गैस्ट्रिक जूस। अब एक गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सिक्रेट होती है? ये जो आपका स्टमक है इसी में एच रिसेप्टर प्रेजेंस होते हैं। H1 रिसेप्टर, इस H1 यानी जो H1 रिसेप्टर होते हैं वो HCl को बनाने में मदद करते हैं। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वही एसिड जो किसी के फेस पे फेंक दिया जाए तो फेस जलता है। इतना खतरनाक एसिड हमारे पेट में रहता है लेकिन हमको नुकसान नहीं करता। काजी क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, मतलब देखे हैं ज़्यादातर फेस पे ही यूज होता है। बात समझ में आए? तो उसको फेस पे या फिर कहीं पे भी बॉडी पे कहीं पे भी गिरे, कपड़े पे भी गिर जाए तो उसको जला के एकदम राख कर देता है। लेकिन इतना खतरनाक है स्टमक में प्रेजेंस है, हमारे स्टमक को नुकसान नहीं करता। कारण क्या? सेल्यूलोज की परत। सेलुलोज, जिसको आप सेलुलोज की परत बोल रहे हैं उसको हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंस होती है। एसिड आपका एसिड नेचर का होता है और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये किस नेचर की होती है? बेसिक नेचर की होती है। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो कंपोनेंट्स आपका क्या हो जाता है? न्यूट्राइल। मतलब उसमें ना तो एसिड का इफेक्ट रहेगा ना तो बेस का इफेक्ट रहेगा। बात समझ में? ऐसे ही काम करता है। यहीं पे जो गैस वगैरह बनती है ना, इनो गैस क्यों बनती है? एसिडिटी। जब आपके पेट में एसिडिटी होती है, भाई एसिड का काम क्या होता है? भोजन को जलाने का काम करता है। जब भोजन को जलाता है जैसे वही काम होता है। आग है, आग, उस पर एक गिलास जाके पानी फेंक दो तो बहुत तगड़ा बड़ा धुआं लकड़ी का। वैसे आपका एसिड होता है। एसिड आपके भोजन को जलाकर क्या करता है? जलाकर पचाने का काम करता है। उसी पे आप एक गिलास पानी पी लेते हैं वो भाप बना लेता है। सेम वैसे भाप निकलने लगता है। वही भाप क्या कर रहा है? गैस कर रहा है। जब आपको बाकायदे में एसिडिटी होता है तो आपको सीने में भी दर्द होने लगता है, पेट में भी दर्द होने लगता है, पेट भारी भारी से लगता है। तब आप क्या लेते हैं? इनो। क्या देते हैं? इनो। इनो में देखेंगे एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका हमने बताया था NaCO3 सही है? H नहीं रहेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट सही है? बताओ जी, पढ़ाए हैं जी, फार्मूला सही है? एक ही चीजों को बार बार पढ़ाते पढ़ाते बताओ जी सही
NaCHO NaHC यही तो था, सही तो था, सही तो था, क्या कंफ्यूज कर रहे हो? ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पेट में जाता है, HCl से कांटेक्ट करता है। किससे करता है? HCl से कांटेक्ट करता है। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स बनते हैं। सबसे पहले क्या निकलेगा? NaCl पहले N और Cl निकलेगा, NaCl। फिर क्या बनेगा? CH2 यहाँ पे H, यहाँ पे H, अब 2 H हो गए, 2, और यहाँ का 1 बचेगा, और आपका 1 बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहाँ का वो निकल गया, यहाँ पे कितना होगा? तो ऐसे ही काम करता है आपका इनो, मतलब कि बेसिक बनाने का काम करता है। आपका जो इनो रहता है उसमें बेसिक नेचर का कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो बेसिक नेचर का होता है, और एसिड बेस जब आपस में मिलते हैं तो न्यूट्राइल हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, बता दिए अच्छे से। इसके अलावा स्टमक में भी गैस्ट्रिक जूस निकलने के अलावा भी क्या निकलता है? एंजाइम निकलते हैं। ये एंजाइम प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। एक एंजाइम होती है जिसको हम लोग रेजिन नाम की जानते हैं। रेजिन नाम की एंजाइम होती है। ये दूध को क्या बनाती है? दही, मिल्क को कन्वर्ट करती है दही में। जैसे बच्चों जो वोमिटिंग कर देते हैं, जो बच्चा देखा है वो दही में, छोटे बच्चे। हाँ, ये रेजिन नाम की जब लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, उसमें ये रेजिन नाम की एंजाइम ही नहीं बनती है। तो जो आदमी बूढ़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, उसमें डॉक्टर मना कर देते हैं कि आप दूध को मत पीजिए। होता है ना, बहुत लोग दूध पी लेते हैं, कब्ज बनाने लगता है, गैस बनाने कहते हैं ना, दूध हमको फायदा नहीं करता है, लूज मोशन होने लगता है। कारण क्योंकि उनका रेजिन बन ही नहीं रहा है। और एक दूध तभी डाइजेस्ट होगा जब वो दूध से दही में कन्वर्ट होगा। दूध से दही में जब बदलेगा तभी वो आपके बॉडी में पचेगा, अन्यथा नहीं पचेगा। तो ये जो रेजिन होता है, ये मिल्क को मतलब दूध को दही बनाने का काम करता है। डायरेक्ट नहीं खाए तो और फायदा करता है। इसीलिए जो बूढ़े होते हैं उनको बोला जाता है आप दूध ना खाइए, दही खाइए, क्योंकि दही ऑलरेडी दही ही रहती है, फिर उसको कन्वर्ट करने का काम नहीं करना पड़ता है। मतलब अगर आपकी बॉडी में रेजिन नहीं बन रहा है तो आपको सिर्फ दही लेना चाहिए। बूढ़े लोग ज़्यादा यूज करते हैं। अभी हम लोग का डाइजेशन स्ट्रांग है, कुछ भी पचाने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होते हैं? ये लार्जेस्ट पार्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? लार्जेस्ट पार्ट। एक क्वेश्चन, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होती है? जिससे पूछे वही बताएगा। सीमा हैदर, खड़े हो जाओ। पाकिस्तान बड़ा कि हिंदुस्तान बड़ा? बताओ। अरे खड़े हो जाओ। बताइए सीमा, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी कि लार्ज इंटेस्टाइन? बोलिए। हाँ, कम होते सही बताइए। नहीं बताइए ना, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी है। कुछ भी खड़े हो जाओ। सही क्या है? वो गलत बताइए, कुछ सही किया। खड़े हो जाओ पहले। सही क्या है? सही क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी है क्योंकि उसका नाम ही क्या है? लार्ज। लार्ज मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी है ना। स्मॉल बैठ जाओ सीमा, खड़े रहो। तुमको बोले स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी बड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है। कारण क्योंकि ये आपकी 6 मीटर की होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की 5 होती है, 5 मीटर। क्या होता है यार? सेंटीमीटर। 1 मीटर का होता है? नहीं मैम, कितना सेंटीमीटर? नहीं यार, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है, बस इतना ज्यादा। कितना मीटर होता है? 1 मीटर नहीं होता है। पता नहीं कितने मीटर की होती है, देख लेना। बस इतना ज्यादा। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? छोटी होती है। बात समझ में आई?
ईलियम। क्या कहलाता है? ईलियम। डुओडेनम, जेजुनम, ईलियम। जो डुओडेनम होता है ये यहाँ पे क्या निकलता है? हमारा एक कंपोनेंट निकलता है। डुओडेनम, जेजुनम, ईलियम यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होने का काम करता है। हमारा भोजन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट। यहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है। ज्यादातर कंपोनेंट्स का एब्जॉर्प्शन इसी में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कारण क्योंकि यहीं पे प्रेजेंस होती है छोटे छोटे क्या? विलाई और माइक्रोविलाई। क्या प्रेजेंस होती है? विलाई एंड माइक्रोविलाई। ये विलाई एंड माइक्रोविलाई क्या करती है? इसके सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। इसलिए यहाँ से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है और हर कंपोनेंट का एब्जॉर्प्शन होने का सिर्फ एक ही कारण होता है, जिसका सरफेस एरिया मतलब जिस चीज का सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा रहेगा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन, सॉरी स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन हो सकता था, वहाँ पे नहीं होता था क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो सरफेस एरिया है ये क्या है? लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। इसके अलावा वहाँ पे किसी भी टाइप का विलाई और माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन होने के लिए कंपोनेंट्स हमारे कहाँ पे आएंगे? जो आप भोजन है वो कहाँ पे आएगा? क्या कर रहे हैं? कहाँ पे आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंस होती है विलाई और माइक्रोविलाई। वही एब्जॉर्प्शन को वही प्रोटीन्स, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सबको एब्जॉर्ब करवाने में मदद करती है। बात समझ में आई? बैठ जाइए। समझ में आ रहा है? क्योंकि अच्छे से समझना। इसके बाद कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और जो आपका सोडियम मिनरल होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, इन सब का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन आपका इसी शेप का होता है, ठीक है। फिर यहाँ से एक ऐसे लगता है लार्ज इंटेस्टाइन नहीं रहता है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ गया है इसको किस नाम से जानते हैं? असेंडिंग कॉलम। मतलब इसको 4-5 कॉलम में बांटा गया है, 4 कॉलम में बांटा गया है। जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको असेंडिंग कॉलम के नाम से जानते हैं। जो ऐसे गया है इसको हम लोग ट्रांसफर कॉलम के नाम से जानते हैं। जो नीचे आया है इसको हम लोग डिसेंडिंग कॉलम के नाम से जानते हैं। और ये जो है, ये जो बीच में जो थोड़ा सा दिख रहा है, ये हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? सिग्मोइड। सिग्मोइड कॉलम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हो गया? और कुछ नहीं प्रेजेंस है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ही एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। कहाँ पे प्रेजेंस होता है यार? कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। पहले ये देखा गया था कि इसका कोई ज्यादा रोल नहीं होता है। जब होता नहीं है तो बॉडी में क्यों प्रेजेंस है? पहले के लोग को खाना पीना नहीं मिल पाता था, वो ज्यादातर घास-पात चीजों का ज्यादा यूज करते थे। तो ये ऑर्गन जो होता है ये हरी चीज या फिर घास-पात जो चीज होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन अब जाके इसका देखा गया कि इसका भी बॉडी में बहुत सारे यूज होते हैं। सबसे पहले ये हार्मफुल बैक्टीरिया का प्रोडक्शन करवाने का काम करती है। जैसे हार्मफुल, जो ऐसी बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद होती है उस बैक्टीरिया को बनाने का काम करती है। और यहीं पे ही बनती है हमारी विटामिन सी। क्या बनती है? विटामिन सी नहीं है, विटामिन B12। विटामिन B12 यहीं पे ही बनती है। बात समझ में आई? इसके अलावा एक इम्यूनो हमारे इस लार्ज इंटेस्टाइन के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। भोजन को डाइजेस्ट नहीं करती है, पहले करती थी। ये अभी जानवरों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्यों? कारण है कि जानवर हमेशा हरी घास वगैरह खाते रहते हैं। इंसान अब नहीं खाते हैं, इसलिए इसका बॉडी में कोई रोल नहीं होता है। ये बीमारी कब क्रिएट करती है? जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। मतलब ये जब अपने साइज को बढ़ा देती है या फिर बैक्टीरिया वायरस उस पर हावी हो जाता
जाती हैं और उसको खराब कर देती हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब जब इसको पका देती हैं, पक जब जाती है, तब जब ये डैमेज होती है ना तो आपके बॉडी में एक बहुत भयानक सा पेन होता है, पेट में पेन होता है और उस समय आप इंजेक्शन इसको निकाल भी देते हैं, ऑपरेशन करके इसको निकाल दिया होता है कि नहीं? इसके निकलने और ना निकलने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रहे तो भी कोई फर्क नहीं है, ना रहे तो भी फर्क नहीं है, क्योंकि इसको एक अनुवांशिक अंग के नाम से जाना जाता है, अवशोषित अंग के नाम से जाना जाता था। मतलब इस ऑर्गन का हमारे बॉडी में कोई भी यूज नहीं है। बात समझ में आया? प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है? जब इस पे इन्फ्लेमेशन होता है। जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसी को हम लोग अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अपेंडिक्स में क्या होता है कि इसी अपेंडिक्स को काट के निकाला जाता है। बात समझ में आई? और कौन सा है? रेक्टम और एनस, असेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम और आपका क्या है? सिग्मोइड कॉलम। देखिए ज्यादा कुछ नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर और मिनरल। किसका? वाटर और मिनरल, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब जो होते हैं वो किसमें एब्जॉर्ब होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। लूज मोशन जो होता है, बताया थे सबको, लूज मोशन जो बार बार वॉशरूम में जाते हैं, लूज मोशन। डायरिया, डायरिया में क्या होता है? वाटर की कमी हो जाती है ना, डॉक्टर क्या देता है? ग्लूकोज देता है और ग्लूकोन डी देता है। ग्लूकोन डी में कभी देखो क्या क्या रहता है? देखिए ग्लूकोन डी में यही रहता है, मिनरल नहीं रहता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यही रहता है जो आपकी बॉडी को ताकत देता है, एनर्जी को बना के रखता है। जब आपको लूज मोशन होने लगता है, गर्मी में सबसे ज़्यादा सब लोग पीते हैं क्योंकि पसीने भी आते हैं। पसीना जब आता है तो पसीने के थ्रू भी हमारे कुछ मिनरल हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। इसके अलावा पानी की भी कमी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि पसीना आता है, पानी की कमी हो जाती है। आप देखिए तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा यूज करना चाहिए आप लोगों को ग्लूकोन डी और ग्लूकोज नाम है ना, मे भी ग्लूकोज, इस सब का यूज करना चाहिए। जब लूज मोशन होता है तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा आपके बॉडी से निकल जाता है क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है। देखो लूज मोशन में आपकी बॉडी डिहाइड्रेट कर जाती है, मतलब आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसमें बॉडी को प्रॉपर तरीके से पानी नहीं मिल पाता है और वीक हो जाती है। कारण क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन किससे होता है? इस लार्ज इंटेस्टाइन से ही होता है। जब इसी लार्ज इंटेस्टाइन पे इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब यहाँ पे स्वेलिंग जब हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ से आपका पानी नहीं एब्जॉर्ब हो पाता है। जब पानी नहीं एब्जॉर्ब हो पाता है तो पानी बॉडी में जाएगा नहीं जाएगा? अब ना तो एब्जॉर्ब हो रहा है, अब बताओ ये भर जाएगा तो निकलना तो चाहिए ना। तो एक बीमारी क्रिएट होती है लूज मोशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें पानी ही आता है। बात समझ में? डॉक्टर जो दवा देता है वो इसी वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको खत्म करता है, तब वहाँ से आसानी से फिर वाटर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बॉटम चढ़ता है क्योंकि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी क्यों होगी? क्योंकि सारा पानी आपकी बॉडी से सिक्रेट हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, सिक्रेट हो जा रहा है, अब आउट हो जा रहा है। अब समझ में? डॉक्टर बॉटल भी लगाते हैं, जो बॉटल लगता है उसमें पानी तो आता है। रेक्टम जो होता है ये भोजन को स्टोर करने का काम करता है और जो एनस होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट, भोजन को नहीं आता, वेस्ट प्रोडक्ट जो काइम होते हैं, काइम वेस्ट प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। भोजन नहीं, भोजन तभी तक रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी काइम मुंह में जाता है तो बोलस होता है, ठीक है, बोलस से जैसे पास होता है वो काइम में बदलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचते पहुंचते वो काइम में बदल जाता है, काइम और काइम, ठीक है, वो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे भोजन में से न्यूट्रिशन, वसा, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, वो वेस्ट हो गया, उसी वेस्ट प्रोडक्ट को एनएस के थ्रू पास कर दिया जाता है, ठीक है, वो हमारे एनएस के थ्रू पास आउट हो जाता है। हेल्थ स्टोरेज वेस्ट प्रोडक्ट एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, एक वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने में मदद करता है, इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करने में भी मदद करता है। बात समझ में आया सबको? डाइजेशन अभी बचा है इस तीसरी बात।